के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं के वार्षिक परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन जोसेफ स्टालिन, दूसरा ऑप्शन निकिता क्रुश्चेव, तीसरा ऑप्शन लियोनिद ब्रेजनेव और चौथा ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन। इसका सही आंसर है डी, व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा ऑप्शन 1967, तीसरा ऑप्शन 1945 और चौथा ऑप्शन है 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1967, 1967। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है जिसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यह 1967 में बना था और इसकी जो स्थापना करने वाले प्रारंभिक सदस्य थे वो 5 सदस्य थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। आगे चल के 5 देश और इसमें जुड़ गए और कुल 10 सदस्य अभी वर्तमान में आसियान में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? पहला ऑप्शन है महाराजा रणजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन हरि सिंह डोगरा, तीसरा ऑप्शन है महाराज भूतचंद्र और चौथा ऑप्शन है महाराजा वीर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा बोधचंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए यूथांड, ऑप्शन बी बुतरस बुतरस घाली, ऑप्शन सी ट्रिगवेली और ऑप्शन डी कोफी अन्नान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रिगवेली। ट्रिगवेली यूएन के पहले महासचिव थे। इसके बाद बने डैग हैमरशोल्ड, इसके बाद यूथांड बने और इसके बाद बने बुतरस बुतरस घाली। आगे अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? ऑप्शन ए बी के मेनन, ऑप्शन बी नरेंद्र देव, ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस और ऑप्शन डी एन के राज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस। इसके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। प्रश्न है, बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता कब दी गई? इसका आंसर है 1971। 1971 को भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दी गई थी और 1971 में ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी और मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है 1992। 1992 में रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यह कब हुआ था? 1992 में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। यूनेस्को, UNESCO। यूनेस्को एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र की। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आसियान शैली क्या है? आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान ने अनौपचारिक अनौपचारिक टकराव रहित अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसे ही आसियान शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया है? इसका आंसर है पेट्रोलियम पदार्थों पर कुवैत के पेट्रोलियम पदार्थों पर इराक ने कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या वर्जित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध किया गया है, छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? इसका आंसर है बी.वी. गिरी ने 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। अगला प्रश्न है, 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया था? इसका आंसर है बाबू जगजीवन राम जी को कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण एक प्रवाह है जिसमें विश्व के एक हिस्से से विचारों, वस्तुओं, पूंजी का एक जगह से पूंजी का दूसरे हिस्से में आसानी से पहुंचना और बेहतर आजीविका की तलाश में विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही सुलभ होना वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त क्या है? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की संकल्पना दी थी। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना। इसका आशय है साम्यवाद से अर्थव्यवस्था का पूंजीवाद की तरफ जाना। और ग्लासनोस्त का मतलब है खुलापन से आशय है व्यापार के लिए सभी देशों को अवसर देना। यह अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की जो नीति थी ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की, यह मिखाइल गोर्बाचेव ने चलाई थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के कारण हैं कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं की कमजोरी और दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, ये कारण बने थे सोवियत संघ के विघटन के। अगला प्रश्न है, भारत में सुरक्षा नीति के घटक क्या हैं? भारत में सुरक्षा नीति के घटक हैं सैन्य क्षमता मजबूत करना और अपने हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। अपने हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं संस्थाओं को मजबूत करना, यह भारत की सुरक्षा नीति के घटक हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा क्या है?
सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से आज़ादी। खतरों से आज़ादी अर्थात मानव समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अवसर में अवरोधों को रोकना ही सुरक्षा है। अगला प्रश्न है, पावन वन प्रांतर या सीक्रेट ग्रोव्स क्या है? आंसर है, भारत में बहुत समय पूर्व से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा का प्रचलन था। इन स्थानों में देवता अथवा किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। जैसे राजस्थान में वानी, केकड़ी और मणिपुर में लिंगदोह। और यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी जैसे कुछ लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं या अन्य वृक्षों की पूजा करते हैं, उसी तरह कुछ क्षेत्रों में कुछ समाज के लोग धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं और इनमें किसी देवता या पुण्यात्मा का वास मानते हैं, इसलिए प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो उन्हें पावन वन प्रांतर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साझी संपदा संसाधन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है, ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, मतलब किसी एक व्यक्ति का ना हो। ऐसी संपदा जो सभी की हो, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के स्तर और रखरखाव पर समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हो। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके उपयोग में और उनके रखरखाव पर समूह के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हो, उन्हें साझी संपदा कहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के 2 कारण लिखिए। भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के 2 कारण लिखिए। इसका आंसर है, पहला है भारत को वित्तीय संकट से उबारना। भारत को वित्तीय संकट से उबारना। जब वैश्वीकरण भारत में अपनाया गया था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट से जूझ रही थी। अगला है बेरोजगारी से मुक्ति। बेरोजगारी से मुक्ति। अगला है विश्व स्तरीय सामग्री की उपलब्धता। विश्व स्तरीय सामग्री की उपलब्धता जो कि वैश्वीकरण से सुलभ हो पाई। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कारण क्या है? आंसर है, पहला है यह जो वैश्वीकरण है विश्वव्यापी पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। दूसरा है परंपरागत संस्कृति को हानि पहुंचती है। वैश्वीकरण से परंपरागत संस्कृति को हानि पहुंचती है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान क्या था? प्रश्न है, बॉम्बे प्लान क्या था? आंसर है, 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। उद्योगपतियों के एक समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। यह बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था। कब हुआ था? 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने एक प्रस्ताव तैयार किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसकी विशेषताएं थी तेज गति से
संरचनात्मक संरचनात्मक बदलाव करना, बिजली, रेलवे, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित करना, सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित करना मतलब सरकार के नियंत्रण में विकसित करना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस सिंडिकेट नेताओं का एक समूह था जिसका पार्टी पर नियंत्रण था, जिसका पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। कांग्रेस सिंडिकेट के अगुवा मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज कांग्रेस सिंडिकेट के अगुवा थे। अगला प्रश्न है, दल बदल क्या है? इसका आंसर है, किसी प्रत्याशी का एक दल के टिकट पर चुनाव जीतकर दूसरे दल में सम्मिलित होना दल बदल कहलाता है। 42वां संविधान संशोधन क्या है? इसका आंसर है, 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत देश की जो विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। दूसरा परिवर्तन हुआ था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अगला था, आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया गया। अगला प्रश्न है, आपातकाल के 2 सबक लिखिए। आपातकाल के सबक हैं कि आपातकाल से क्या हुआ, भारत के लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हुई। आपातकाल से क्या हुआ, भारत के लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां क्या थीं, वह उजागर हो गई, लोगों के सामने आई। दूसरा है, अब आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकेगा। केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकेगा। नेक्स्ट है, आपातकाल लगाते समय केंद्र ने कौन से तर्क दिए थे? कोई 2 लिखिए। आपातकाल के लिए केंद्र ने कौन से तर्क दिए थे? तो सबसे पहले है, विरोधी दलों द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पुलिस से आह्वान किया था कि वे सरकार के आदेश का पालन ना करें, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो। दूसरा था, राष्ट्रव्यापी हड़ताल से देश की संपूर्ण व्यवस्था ठप हो गई थी। अगला तर्क दिया था कि न्यायपालिका द्वारा सरकार के कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, इन कारणों से आपातकाल लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रेस की आज़ादी पर रोक या प्रेस सेंसरशिप क्या है? आपातकाल के समय देश के समाचार पत्रों पर
समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण हेतु, समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण प्रेस की सेंसरशिप द्वारा स्थापित किया गया था। इसके तहत समाचार पत्र सरकार की अनुमति के बिना, सरकार की अनुमति के बिना या सरकार के विरोध में, या सरकार के विरोध में कुछ नहीं लिख सकते थे, कुछ नहीं लिख सकते थे। यह थी प्रेस की सेंसरशिप। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र को सात बहनें या सेवन सिस्टर्स कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन क्या है? इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत देश की जो विधायिका थी, विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। दूसरा परिवर्तन हुआ था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अगला था, आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया गया। अगला प्रश्न है, आपातकाल के 2 सबक लिखिए। आपातकाल के सबक हैं कि आपातकाल से क्या होगा, भारत के लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हुई। आपातकाल से क्या हुआ, भारत के लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां क्या थीं, वह उजागर हो गई, लोगों के सामने आई। दूसरा है, अब आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकेगा, केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकेगा। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है? इसका आंसर है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा सम्मिलित हैं। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स या 7 बहनें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसू क्या है? आसू असम का एक छात्र संगठन है। आसू असम का एक छात्र संगठन है। इसकी स्थापना 1979 में हुई और इसका पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको आसू बोलते हैं। यह आंदोलन विदेशियों के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग क्या था? मंडल आयोग 1978 में गठित किया गया था और इसका मुख्य कार्य था, मंडल आयोग का मुख्य कार्य था पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के उपाय बताना। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? आंसर है, जब किसी दल को स्पष्ट
बहुमत प्राप्त ना हो तो ऐसी स्थिति में तो असमान विचारधारा वाले असमान विचारधारा वाले दल एक समान कार्यक्रम पर समझौता समझौता कर एक गठबंधन की सरकार का निर्माण करते हैं। जैसे कि 1979 1979 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी थी, जिसमें जनता दल, भाजपा, वाम मोर्चा एवं अन्य क्षेत्रीय दल सम्मिलित थे। धन्यवाद।